हेलो प्यारे नन्हे मुन्नो, आप सभी का स्वागत है हमारे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है जिज्ञासा ऑर्बिट। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 हिंदी के चैप्टर 5 व्याकरण परिवार के अभ्यास प्रश्नों को। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने व्याकरण परिवार में सभी कैरेक्टर्स को, जो सभी पात्र थे, उसके माध्यम से हमने व्याकरण को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाकर उस वीडियो को जरूर देखें, जिससे आपकी पढ़ाई एक सीक्वेंशियल वे में चलती रहे। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे और लोगों को भी वीडियो का फायदा मिल सके। इसके पहले हमने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक भी समझा भी है चैप्टर को, और उनके प्रश्नोत्तर को भी हल किया है, तो उन वीडियो को जाकर भी जरूर देखें। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर 5 के अभ्यास प्रश्नों को। पहले हम देखते हैं जो इस पाठ में कठिन शब्द आए हैं उनके अर्थ के बारे में। देखिए, सभागृह। सभागृह का मतलब क्या होता है? सभा मतलब जहां पर क्या किया जाता है, जहां पर सभा होती है, ऐसा कमरा, ऐसा कोई भी रूम जहां पर क्या हो रही है, सभा हो रही है। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है? सभागृह। रंगमंच। रंगमंच का मतलब क्या होता है? देखिए, आपने कोई भी नाटक या जो भी नुक्कड़ नाटक होते हैं वो अगर आपने देखा होगा, तो वो जिस स्टेज पे परफॉर्म किए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है रंगमंच। नाटक तथा सांस्कृतिक कला प्रदर्शन का एक स्थल होता है ये। ठीक है। दिलचस्प। दिलचस्प का मतलब होता है ऐसी बातें, हमें कुछ बातें दिलचस्प लगती हैं। पढ़ाई आपको दिलचस्प लगती है या नहीं? दिलचस्प, इसको बोल के देखिएगा आप इस शब्द को, दिलचस्प। ओके, तो ये कैसा है? रोचक। इसका मतलब होता है ऐसी बातें जो हमें रोचक लगती हैं। सन्नाटा। सन्नाटा का मतलब क्या होता है? सन्नाटा वो वाला नहीं, ये सन्नाटा आगे की बाल ठीक कर वो वाला नहीं। ये सन्नाटा क्या है? वह अवस्था जिसमें कहीं कुछ ध्यान ना हो, मतलब नीरवता हो, नीरव जैसा माहौल हो। ठीक है। नियंत्रण। नियंत्रण का मतलब होता है किसी पर अंकुश या फिर रोक लगाना। नृत्य। नृत्य का मतलब होता है छिपा हुआ। ठीक है, नृत्य का मतलब क्या होता है? छिपा हुआ। खानदान। बोलते हैं ना कि जैसे बोलते हैं ना कि कौन से खानदान से हो, तो उसका मतलब क्या है? कुल या घराना। जैसे संगीत में होते हैं संगीत घराने, है ना, और ये खानदान शब्द यूज किया जाता है। विख्यात। विख्यात का मतलब होता है प्रसिद्ध। जो व्यक्ति विख्यात है उसे प्रसिद्ध भी कहा जाता है। दीर्घायु। दीर्घायु मतलब होता है जिसकी लंबी आयु हो या फिर अधिक आयु हो। तो आई होप आपको ये सभी समझ में आए होंगे। पहला प्रश्न है हमारा, क्या? सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनने के लिए आपको देखना होगा इसका प्रीवियस वीडियो जिसमें हमने उस पाठ को समझा है। अगर आपने उस वीडियो को देख लिया तो आपको आंसर रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ क्या करना है? क्वेश्चन देखना है और उसका आंसर लगाना है। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। संज्ञानंद का। संज्ञानंद का काम नहीं हो सकता। किसके बिना संज्ञानंद का काम नहीं हो सकता? विशेषण के बिना, क्रिया विशेषण के बिना, विस्मयादि बोधक के बिना, या फिर क्रिया देवी के बिना। तो जब हम पाठ स्टार्ट करते तो पाठ के स्टार्ट में संज्ञानंद महोदय क्या कहते हैं क्रिया देवी से? कि मेरा सोना, खाना, उठना, बैठना सब तुम्हारे साथ ही है, तुम्हारे बिना मेरा कोई काम नहीं चलता है। तो इसका आंसर क्या है? क्रिया देवी के बिना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? क्या उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है? क्रिया विशेषण। विशेषण मतलब तो होता है कि विशेषता बताना, लेकिन ये किसकी विशेषता बताएंगे? क्रिया की। ठीक है, क्रिया तो विशेषता बताएगी नहीं। कौन विशेषता बताएगा संज्ञा और सर्वनाम की? विशेषण। ठीक है, तो आई होप आपको ये आंसर याद होंगे। आपने अगर चैप्टर समझा है तो आपको इजीली बन जाएंगे। अब हम चलते हैं हमारे अगले अभ्यास प्रश्न की ओर। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अपनी भाषा को बिगाड़कर विदेशी भाषा के शब्दों में क्या लिखा हुआ है? ये मिलावट। ठीक है, मिलावट से हम अपनी संस्कृति पर क्या कर रहे हैं? गहरा आघात कर रहे हैं। मतलब क्या कर रहे हैं? उसे क्षति पहुंचा रहे हैं, उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर आपको इसके आंसर पता है तो वीडियो को पॉज कीजिए और अपनी कॉपी में लिखिए या कमेंट बॉक्स में लिखिए, जैसा भी आपको ठीक लगे। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं महान, महानतर और महानतम शब्द की क्या है? ये शब्द की विशेषताएं हैं। ठीक है, ये क्या बता रहे हैं? ये शब्द की
विशेषताएं बता रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, विशेषण की अवस्थाएं हैं, मतलब ये जैसे किसी भी चीज की क्या बताते हैं, ये विशेषता बताते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम देखते हैं क्रिया विशेषण की माँ का नाम क्या था। तो क्रिया विशेषण की माँ का क्या नाम था, क्रिया देवी। ये हमने चैप्टर में समझा था। क्यों, क्योंकि जो क्रिया विशेषण है वो किसकी विशेषता बताती है, ये विशेषता बताती है क्रिया की, इसीलिए क्रिया विशेषण की माँ का नाम क्या है, क्रिया देवी। नेक्स्ट हम देखते हैं संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य में अन्य शब्दों से संबंध बताने वाले शब्द को क्या कहा जाता है, जल्दी जल्दी बताओ जरा। इसे कहा जाता है संबंध बोधक। संबंध बोधक कहलाते हैं। मैंने इनके आंसर फटाफट लिख दिए। आपको इसके आंसर अगर फटाफट देने हैं तो पहले चैप्टर को जरूर समझिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, एक या दो वाक्यों में उत्तर लिखिए। जो छोटे छोटे प्रश्न दिए हुए हैं उनके आंसर भी हमें छोटे छोटे ही देने हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, विशेषण किसे कहते हैं। कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर लिख के बताइएगा कि विशेषण किसे कहते हैं। मैंने वीडियो में बताया था, वीडियो के लास्ट में हमने सबकी डेफिनेशन देखी थी। तो क्या लिखेंगे हम इसका आंसर, इसका आंसर हम लिखेंगे कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं कि ऐसे शब्द जो यह संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हों, जैसा भी आपको ठीक लगे। बताने वाले शब्द को क्या कहा जाता है, बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सर्वनाम किन शब्दों के बदले में आते हैं। तो सर्वनाम किन शब्दों के बदले में आते हैं, संज्ञा शब्दों के स्थान पर हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, संज्ञा शब्दों के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। या ऐसा भी लिख सकते हैं कि सर्वनाम संज्ञा शब्द किन शब्दों के बदले में आते हैं। तो संज्ञा शब्द सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों के बदले में आते हैं, ऐसा हम आंसर लिख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला प्रश्न है, समुच्चय बोधक वाक्य में क्या काम करता है। समुच्चय बोधक जो है ये क्या काम करता है, यहाँ बोधक नहीं बोधक है। ठीक है, तो ये क्या काम करता है, तो समुच्चय बोधक वाक्य में दो या दो से अधिक शब्दों को क्या करता है, दो या दो से अधिक वाक्यों को क्या करता है, ये जोड़ता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 से 5 वाक्यों में उत्तर दीजिए। मतलब हमें थोड़े आंसर कैसे लिखने हैं, थोड़े लॉन्ग लिखने हैं। अब देखिए, संज्ञा नंद और क्रिया देवी के, मतलब हमें क्या लिखना है, संज्ञा नंद और क्रिया देवी के 3 बच्चे और 2 नौकर कौन कौन से हैं। तो इसमें क्या बताया, इसमें ये बताया है कि इनके 3 बच्चे हैं और 2 नौकर हैं, तो उनके नाम पूछा गया है। ठीक है, तो हमने ये मतलब जो हमने चैप्टर को समझा था तो हमने क्या देखा था, ये इनकी फैमिली फोटो थी। तो इसमें ये क्या थे, ये थे संज्ञानंद। ठीक है, और ये इनकी पत्नी कौन थी, क्रिया देवी। इनके 3 बच्चे थे, जिसमें से एक बेटा था, तो बेटे का नाम क्या था, सर्वनाम, और एक बेटी का नाम था क्या, विशेषण। ठीक है, और एक का नाम क्या था, एक का नाम था क्रिया विशेषण, और क्रिया विशेषण, और एक का नाम था क्या, यहाँ पे लिख देते हैं क्रिया विशेषण। और जो 2 नौकर दिख रहे हैं साइड में, है ना, इसका नाम क्या था, समुच्चय बोधक, और इसका नाम था संबंध बोधक। और ये जो व्यक्ति अलग से दिख रहे हैं ये कौन है, विस्मयादि बोधक। पूरी जो कहानी रहती है वही सारे प्रश्न वही आके पूछते हैं, यही मेहमान रहते हैं आके। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को जरूर देखिएगा, जिससे ये पार्ट आपको बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम देखते हैं इसका आंसर क्या है। संज्ञानंद और क्रिया देवी के कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, ये तो हमने देख लिया। तो अब देखिए, एक पुत्र और 2 पुत्रियां हैं। तो ये देखिए, ये तो हमें यहीं से पता चल रहा है कि 3 बच्चे हैं, जिसमें से एक पुत्र और 2 पुत्रियां हैं। पुत्र का नाम क्या है, सर्वनाम, और उनकी 2 बेटियों में से एक का नाम है विशेषण और दूसरे का नाम है क्रिया विशेषण। अब जो 2 नौकर हैं, उनके 2 नौकर हैं, उनका नाम क्या है, संबंध बोधक तथा समुच्चय बोधक। कुछ भी याद नहीं करना, एकदम इजीली बिल्कुल सब याद रहे, मतलब सब आपको समझ में आएगा। समझ के आधार पर ही आपको आंसर लिखकर आना है, रटोगे तो भूल जाओगे, अब रटने का जमाना गया।
अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्याकरण के परिवार में विशेषण का क्या महत्व है। विशेषण का तो बहुत बड़ा महत्व है ना। तो अब हम देखते हैं कि विशेषण का क्या महत्व है। तो व्याकरण के परिवार में विशेषण का बहुत बड़ा महत्व है। अब कितना बड़ा महत्व है इसको देखते हैं। विशेषण क्या करते हैं? विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषताएं बताते हैं, उनके गुणों के बारे में बताने वाले शब्द होते हैं, ठीक है। और इनके विशेषण जो होते हैं, इनकी तीन अवस्थाएं होती। इंग्लिश में आपने सुना होगा डिग्री, है ना, मतलब पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो वही इनकी तीन डिग्री यहाँ पर भी होती है, जैसे सामान्य अवस्था, तुलनात्मक अवस्था, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और उत्तम अवस्था मतलब सबसे अच्छा, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। ये आपने इंग्लिश में भी समझा होगा। अगर आपने इंग्लिश में अगर आपको पता हो तो ये इजीली अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे अगर एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं, विशाल, विशालतर और विशालतम। मतलब विशाल अगर हम जैसे अगर हम ये कहें कि वह पहाड़ क्या है, विशाल है। अगर हम कहें कि वह पहाड़ हिमालय से, सॉरी, ऐसा अगर हम कहें कि जो हिमालय है वो विशालतर है अन्य पहाड़ों से, तो मतलब अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर तुलना कर रहे हैं। और विशालतम अगर हम ये कह दें कि हिमालय ही सबसे ऊंची पर्वत विशालतम पर्वत श्रेणी है, तो मतलब उससे ऊंची कोई नहीं है, वो क्या है, बेस्ट है, उससे ऊपर कोई नहीं है, उसके जैसा कोई नहीं है। तो यह अब आपको समझ में आएगा कि विशेषण का कितना ज्यादा महत्व है। अब हिंदी भाषा के जन्म की क्या करनी है, हमें कहानी बतानी है। तो ये कहानी हम कैसे बता सकते हैं? देखिए, इसका आंसर तो थोड़ा लॉन्ग सा बनेगा, लेकिन हमें डरना नहीं है आंसर को। हमें सिर्फ क्या याद रखना है, की पॉइंट याद रखना है। जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है? संस्कृत से, ठीक है। संस्कृत से क्या हुआ है, दो भाषाएं आई हैं। एक कौन सी आई? प्राकृत। और दूसरी कौन सी आई? पाली, ठीक है। अब प्राकृत से ही किसका जन्म हुआ है? अपभ्रंश का। और अपभ्रंश का अर्थ क्या होता है? बिगड़ा हुआ स्वरूप। और अपभ्रंश से ही हिंदी भाषा का जन्म हुआ। यही है हिंदी भाषा की कहानी। तो बस इतना सा लिखना है आपको इतने बड़े आंसर में। ये रहा हमारा आंसर। हिंदी भाषा का जन्म संस्कृत भाषा से हुआ है। ये देखिए, एक पॉइंट हो गया। संस्कृत भाषा हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा है, ठीक है, सबसे पुरानी भाषा। अब देखिए, सबसे ऊपर है तो सबसे प्राचीन तो होगी ही ना, इसमें सोचने वाली तो कोई बात ही नहीं है। हिंदी भाषा के अतिरिक्त संस्कृत से ही प्राकृत और पाली का भी जन्म हुआ है। संस्कृत से देखिए क्या हो गया, पाली और प्राकृत का हमने जन्म करवा दिया। इसी अपभ्रंश से, सॉरी, प्राकृत भाषाओं से अपभ्रंश भाषा विकसित हुई है। प्राकृत से कौन सी भाषा आ गई? अपभ्रंश। और अपभ्रंश के बाद ही क्या हुआ है, हिंदी भाषा का धीरे धीरे विकास हुआ है। हिंदी भाषा की विशेषता है कि इसमें जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। इसमें यहाँ क्या बताना चाह रहा है, जैसे देखिए, अगर हम इंग्लिश में कोई वर्ड यूज करते हैं तो इंग्लिश में कई वर्ड ऐसे होते हैं, किसी वर्ड में कुछ मतलब कुछ साइलेंट वर्ड होते हैं, हम पढ़ते कुछ और हैं उनको, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर ये कहा गया है कि हिंदी भाषा की ये विशेषता है कि इसमें जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। तो कहानी तो हमारी यहीं समाप्त हो गई। हमें क्या लिखना है कि हिंदी भाषा का जन्म हुआ है संस्कृत भाषा से, जो हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा है। संस्कृत भाषा से ही दो भाषाएं प्राकृत और पाली का भी जन्म हुआ है। प्राकृत भाषा से अपभ्रंश भाषा का जन्म हुआ है और इसी अपभ्रंश से हमारी हिंदी का विकास हुआ है। बस आपको इतना टेबल याद करना है, इतनी बड़ी लंबी पंचायत आपको अपने आप लिख के आ जाएंगे। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में क्या अंतर है। हमें क्या बताना है, हमें अंतर बताना है क्रिया विशेषण और संबंध बोधक के बीच में। तो हम क्या करेंगे, बराबर दो पार्टीशन बनाएंगे और उसमें अंतर को लिखेंगे। पहला पॉइंट है हमारा क्या, परिभाषा। परिभाषा किसकी देखते हैं हम, परिभाषा देखते हैं पहले, ये है क्रिया विशेषण के पॉइंट, क्रिया विशेषण के। और नेक्स्ट है हमारा क्या, संबंध बोधक। देखिए, क्रिया विशेषण की परिभाषा में हम क्या लिख सकते हैं कि वे शब्द जो विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं। क्रिया, ठीक है, वे शब्द जो क्रिया विशेषण या
दूसरे क्रिया विशेषण की, इसमें हम डेफिनेशन में ये लिख सकते हैं कि वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। एकदम इजीली ये हो जाएगा, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द। फिर उसके बाद क्या है, संबंध। अब देखिए ये तो डेफिनेशन खुद ही अपनी चीख चीख कर कह रहा है कि देखो मुझसे ही डेफिनेशन निकाल लो। वे शब्द जो दो शब्दों के बीच क्या बताते हैं, संबंध बताते हैं। अब इनका कार्य क्या है, क्रिया और उसके भाव को स्पष्ट करना। देखिए अब जब ये क्रिया की विशेषता बता रहे हैं तो क्रिया के भाव क्या है ये उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, अब ये संबंध बोधक क्या है, दो शब्दों या पदों को जोड़ते हैं, तो इनका काम क्या है, इनका काम है संबंध बताना। इसमें देखिए एक ही पॉइंट को घुमा घुमा कर बस लिखना है। अब इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे, जैसे मुझे जाना है, तो जाना क्या है, क्रिया है, लेकिन मुझे कैसे जाना है, जल्दी जाना है, तो जल्दी जाना क्या हो गया, ये हो गई क्रिया की विशेषता। ठीक है, अब मुझे मुझे वहां मुझे रुकना है, अब कहाँ रुकना है, ठीक है, आपको रुकना है, रुकना ही पड़ेगा। कहाँ रुकना है, अरे वहां रुक जाओ। ठीक है, मतलब उस प्लेस में जाके आपको रुकना है। आज, ठीक है, मैं आऊंगा, कब आओगे पता ही नहीं है, अरे चिंता मत करो मैं आ जाऊंगा। ठीक है, या आज आऊंगी। ओके, ये है। फिर उसके बाद क्या है, बहुत। अब बहुत के लिए हम क्या लिख सकते हैं, बहुत के लिए हम ऐसा बना सकते हैं, देखिए ये जो रुकना है, आना है, जाना, ये सब क्या है, क्रिया है। और इनके आगे जो शब्द लग रहे हैं जो इनकी विशेषता बता रहे हैं वो क्या है, वो है क्रिया विशेषण। अब संबंध बोधक क्या है, का, से, को, में, पर। मतलब अब देखिए अब ऐसे हम लिख सकते हैं के, से, है ना, इससे हम कोई भी संबंध बता सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, वाक्यों में प्रयोग। जैसे राम चलता है, देखिए चलना क्या है, चलना एक क्रिया है, लेकिन कैसे चलता है, धीरे धीरे चलता है राम। ठीक है, और राम स्कूल में पढ़ता है, तो यहाँ पे जो में है ये क्या है, संबंध बता रहा है। यहाँ पे राम पढ़ता है, अब कहाँ पढ़ता है, हमें क्या पता कि स्कूल में पढ़ता है कि कहीं बंक मार लेता है। तो राम क्या करता है, राम भैया सीधा साधा भी लड़का है, स्कूल में पढ़ने जाता है। ठीक है, ये बताता है कि वो कहाँ पढ़ता है। तो आई होप आपको क्रिया विशेषण और संबंध बोधक के बीच में अंतर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सोचिए और बताइए। तो आपको सोचना है और आपको आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या लगता है वो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर ही लिखना है। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्रिया विशेषण और विशेषण से, क्रिया विशेषण विशेषण से किस प्रकार भिन्न है। तो हमने चैप्टर में क्या समझा था कि क्रिया विशेषण जो है वो किसकी विशेषता बताती है, क्रिया विशेषण है जो है वो विशेषता बताती है क्रिया की। ठीक है, नाम से पता चल रहा है कि किसकी विशेषता बताएगी, ये क्रिया की, है ना। और फिर उसके बाद क्या है, यदि वाक्य में कोई दूसरा क्रिया विशेषण यूज हुआ है तो उसकी भी विशेषता बताती है ये। अब देखते हैं हम विशेषण की तरफ। तो विशेषण क्या करते हैं, विशेषण है जो विशेषता किसकी बताते हैं, विशेषण विशेषता बताते हैं किसकी, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की। ठीक है, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम है उनकी विशेषता बताते हैं विशेषण। ठीक है, तो हमें यही लिखना है आंसर में। आपको शॉर्ट में समझना है और उसे रटना नहीं है, समझ के आंसर लिखना है हमें। तो क्या है, क्रिया विशेषण द्वारा किसी वाक्य की क्रिया, मतलब किसी वाक्य में जो क्रिया प्रयुक्त हुई है उसकी, उसमें प्रयुक्त विशेषण, जो विशेषण प्रयुक्त हुआ है उसकी भी विशेषता बताती है। या किसी दूसरी क्रिया विशेषण, मतलब यदि वाक्य में कोई दूसरा क्रिया विशेषण या विशेषण यूज हुआ है तो उसकी विशेषता क्रिया विशेषण बताता है। लेकिन क्या है, विशेषण के बारे में हम देखते हैं कि जबकि विशेषण अपने वाक्य में प्रयुक्त किसी संज्ञा या सर्वनाम की ही विशेषता स्पष्ट करता है, यही दोनों में अंतर है। तो हमें क्या बताना है कि जो क्रिया विशेषण है वो किसकी विशेषता बताती है, क्रिया की। नाम से ही देखो है, विशेषण मतलब होता है विशेषता बताने वाला, और आगे क्या लगा हुआ है, क्रिया। तो क्रिया आगे जब लगा हुआ है, तो जब क्रिया लगा है तो क्रिया की ही विशेषता बताएगा ना, किसी और की विशेषता थोड़ी बताएगा ये। अब हम देखते हैं विशेषण। अब देखिए इसके आगे कुछ भी नहीं लगा हो, तो इसका मतलब क्या है, ये याद रखना हमें कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संकट के समय यदि आपका मित्र साथ छोड़ दे तो आप क्या करेंगे। क्या करेंगे आप यदि आपका मित्र, आप परेशानी में हैं, मान लीजिए कि आप बहुत घनी परेशानी में हैं और आपका मित्र आपका साथ छोड़ दे, तो आप क्या करेंगे उससे, या तो उससे दोस्ती तोड़ देंगे, या फिर आपको कैसा फील होगा, आपका बहुत घना मित्र है और घने मित्र ने अगर दोस्ती छोड़ दी तो आपको कैसा लगेगा। तो देखिए
इसका आंसर आपको अपने अकॉर्डिंग ही लिखना है, लेकिन और क्या लिख सकते हैं हम इसमें, हम ये लिख सकते हैं कि संकट के समय यदि हमारा मित्र अचानक हमारा साथ छोड़ देता तो हमें क्या होगा, अचंभा होगा या फिर क्या होगा, विस्मय होगा। इसमें ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि जो हमारा चैप्टर है वो क्या है, व्याकरण परिवार से संबंधित है, तो हमें इसी की भाषा में बताना होगा। ठीक है, हमें ये नहीं लिख, मतलब हम अपने अकॉर्डिंग तो लिख सकते हैं, ये आंसर हमें अपने अकॉर्डिंग ही लिखना है, लेकिन हमें क्या होगा, विस्मय होगा। हम सोचेंगे अरे भाई ऐसा क्या हो गया, ऐसी क्या बात हो गई जो इसने हमारा साथ छोड़ दिया, और हम इतनी परेशानी में थे तब इसने हमारा साथ छोड़ा। लेकिन हम प्रयास करेंगे कि उस मित्र की सहायता या सहयोग हमको मिले, फिर भी हम उससे बात करने की कोशिश करेंगे कि भाई बता क्या हो गया, क्या बात है, क्या मैटर है। यदि किसी कारण वैसा नहीं होता है तो स्वयं संकट का मुकाबला करने को हम तैयार रहेंगे। अब भाई कोई साथ नहीं दे रहा है तो खुद को तो झेलना ही पड़ेगा ना हमें, तो हमें तो अपने आप को संकट से बाहर निकालना ही होगा। कोई और मदद करे या ना करे, हमें खुद की मदद तो करनी ही होगी। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विस्मयादि बोधक शब्दों। विस्मयादि बोधक शब्द मतलब क्या होते हैं, जैसे अगर मान लीजिए हमें कुछ शोक हुआ है, ठीक है, या अचानक से पहले हम खुशी लेते हैं, दुख को बाद में लेंगे, ठीक है, खुशी हुई है, या फिर कोई शोक हुआ, शोक मतलब कोई दुख हुआ है, ठीक है, फिर हम अचानक से क्या हो गए हैं, हम चौंक गए हैं, ठीक है, या फिर हमें क्या हो गया है, गुस्सा आ गया है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब हम जो ये इन भाव को हम कैसे शो करते हैं, हम विस्मयादि बोधक शब्दों की सहायता से हम इन्हें शो करते हैं, मतलब दिखाते हैं। तो विस्मयादि बोधक शब्दों से हम किन किन भाव को प्रकट कर सकते हैं, खुशी है, शोक है, या चौंकना है, या फिर गुस्सा है, या फिर देखिए और भी है, जैसे हम किसी की प्रशंसा करते हैं तो भाई बोल दी अरे वाह, है ना। जैसे किसी ने अच्छा खाना बनाया तो हमने क्या बोल दिया, अरे भाई वाह, मजा आ गया। अचंभा, जैसे अभी हमारे मित्र ने हमारी मदद नहीं की तो हमें क्या हो गया था, अचंभा हो गया था, ठीक है। फिर उसके बाद खुशी, है ना। तो और फिर कष्ट, जो दुख होता है, हमें गुस्सा, इसको भी हम विस्मयादि बोधक शब्दों से प्रकट कर सकते हैं। मन में जो भय है, भय को भी हम बता सकते हैं विस्मयादि बोधक शब्दों की सहायता से। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अनुमान और कल्पना के आधार पर उत्तर दीजिए। ये सारे क्वेश्चन के आंसर्स आपको ही देने हैं, मैं सिर्फ इनको अपने अकॉर्डिंग करवा रही हूँ। अगर आपको इसका आंसर कुछ और लगता है, आपकी कल्पना कुछ और कहती है, तो आप उसका आंसर अपने अकॉर्डिंग बताइएगा। क्या आप समुच्चय बोधक शब्दों के अभाव में अपनी बात पूरी कर सकते हैं? क्या अपने समुच्चय बोधक शब्दों के अभाव में क्या ऐसा आपको लगता है कि आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। तो देखिए इसका उत्तर हम क्या लिख सकते हैं कि हम समुच्चय बोधक शब्दों के अभाव में अपनी बात पूरी तो कर सकते हैं। भाई ऐसा नहीं है कि अगर समुच्चय बोधक शब्द नहीं होंगे तो हम अपनी बात नहीं कह सकते, कह सकते। वही बात है ना कि अगर क्या एक एक बाजार लग रहा है और अगर कोई एक दुकानदार नहीं आएगा तो क्या बाजार नहीं भरेगी, बाजार तो भरेगी भाई। तो वैसे ही है कि अगर ये मान लो कि एक इतने सारे हमारे पास व्याकरण परिवार में सदस्य हैं, अगर उसमें से एक सदस्य चला भी गया तो क्या हो गया, ठीक है। तो एक समुच्चय बोधक शब्दों के अभाव में अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो कमी खलती है ना, तो कमी कैसे खलेगी, परंतु अनावश्यक रूप से क्या होगा, शब्दों की आवृत्ति होगी, शब्दों का दोहराव होगा, और बढ़ने से क्या होगा, वाक्य की संरचना बिगड़ जाएगी। मतलब हम देखिए हमें जरूरत तो है इसकी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों, क्योंकि हमारी बात को अगर हमें अच्छे से कहना है, हमारे वाक्य को संरचना अच्छे से स्ट्रक्चर के साथ कहना है, तो हमें समुच्चय बोधक शब्दों की आवश्यकता है। तो उन्होंने ये पूछा था कि क्या शब्दों के अभाव में अपनी बात पूरी कर सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ अपनी बात पूरी तो कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं होगा, उसका रूप बिगड़ जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि भाषा में क्रिया का प्रयोग ना किया जाए तो क्या होगा। आपको क्या लगता है कि भाषा में अगर क्रिया का प्रयोग ना किया जाए तो क्या होगा। ये हम इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं खाना खाती हूँ, ठीक है, मैं खाना खाती हूँ। तो इसमें देखिए यहाँ पर क्रिया क्या है, क्रिया है यहाँ पर खाना, ठीक है, क्रिया क्या है यहाँ पर, सॉरी खाना, ये खाती हूँ, जो खाती हूँ, खाना, आना, जाना, ये खाना खाने वाला खाना है, और ये जो हम जो क्रिया कर रहे हैं, हम खा रहे हैं, उसे कह रहे हैं ना। तो अब अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर, जैसे मैं इस क्रिया को यहाँ से हटा दूँ,
ठीक है, मैं इस क्रिया को यहाँ से क्या कर देती हूँ, हटा देती हूँ। अब क्या लिखा है, मैं खाना हूँ, तो क्या मैं खाना हूँ मुझे खा जाओ, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि क्रिया के, भाषा में क्रिया के प्रयोग के बिना बात का उद्देश्य पता नहीं चलेगा। मैं खाना हूँ, अब कोई ये समझे कि भाई यही खाना तो नहीं, कहीं इसी तो नहीं खाना, कोई बाहर अगर से आया है तो उसे समझ में नहीं आएगा कि यही खाना है क्या। अर्थ समझ नहीं आने पर भाषा का मूल उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। मतलब क्या है, जो हम कहना चाह रहे हैं, जैसे मैं यहाँ क्या कहना चाह रही थी, मैं ये कहना चाह रही थी कि मैं खाना खाती हूँ। अब एक एग्जाम्पल और देख सकते हैं हम कि मैं बाजार जाता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो जाना है ये क्या है, यहाँ पर ये है यहाँ पे क्रिया। अब यहाँ पे इसको अगर हम कट कर दें यहाँ से, तो अगर हम फिर क्या होगा, यहाँ पे बचेगा क्या, सिर्फ मैं बाजार हूँ। तो क्या ये इसी से हमें सामान खरीदना है, कोई ऐसा सोचेगा क्या। तो इसीलिए क्या है कि भाषा में अगर हम क्रिया का प्रयोग ना करें तो हमें उद्देश्य पता नहीं चलेगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या सोचने के लिए वो हमें कह रहा है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यदि व्याकरण में सर्वनामों का प्रयोग ना होता तो भाषा पर क्या प्रभाव पड़ता। देखिए, सर्वनाम क्या होते हैं, पहले तो हम ये देखते हैं। सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो किसके स्थान पर यूज होते हैं, संज्ञा। ठीक है, अब ये तो हमने देख लिया कि सर्वनाम क्या होते हैं। सर्वनाम किसकी जगह पे यूज होंगे, सर्वनाम शब्द यूज होंगे संज्ञा शब्दों की जगह पर। ठीक है, अब हम इनकी जगह पर क्यों यूज कर रहे हैं सर्वनाम को, संज्ञा की, संज्ञा को ही क्यों हम नहीं लिख लेते। जैसे अगर मान लीजिए किसी का नाम है क्या, धृति। ठीक है, किसी लड़की का नाम है, बहुत प्यारी सी लड़की का नाम है धृति। तो अगर हम यहाँ पर कहते हैं कि जो धृति है, धृति स्कूल जाती है। ठीक है, ये हमने लिख लिया, जाती है। फिर उसके बाद हमने फिर लिखा कि धृति स्कूल से आकर टीवी देखती है, टीवी देखती है। फिर हमने कहा कि धृति बाजार जाती है, धृति बाजार से कुछ सामान लाती है। तो देखिए बार बार जो हम ये शब्द यूज कर रहे हैं ना, संज्ञा, संज्ञा क्या है, किसी व्यक्ति का, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम। तो ये क्या है, ये किसी लड़की का नाम है ना। तो जो ये धृति शब्द है, इसका मतलब क्या है कि हम बार बार जो ये धृति धृति यूज कर रहे हैं ना, ये क्या है, ये इसकी सुंदरता को बिगाड़ रहा है, इस शब्द की, इस वाक्य की। अगर हम यहाँ कहें कि धृति स्कूल जाती है, वह स्कूल से आकर टीवी देखती है, वो बाजार भी जाती है, वो बाजार से खिलौने भी खरीद कर लाती है। ठीक है, तो ये इसीलिए हम क्या है, शब्द की सुंदरता बनी रहे, इसीलिए हम शब्द की नहीं, तो हम क्यों यूज करते हैं सर्वनाम शब्दों का, कि वाक्य की सुंदरता बनी रहे। तो यही हमें आंसर लिखना है कि सर्वनाम के प्रयोगों के बिना भाषा की सुंदरता समाप्त हो जाती है और संज्ञा के प्रयोग बार बार करने पड़ते हैं, जिससे भाषा को बोलने, पढ़ने अथवा लिखने के प्रति अरुचि बनी रहती है। जैसे हम बार बार किसी का नाम ले रहे हैं, राम आता है, राम जाता है, राम खाना खाता है, राम सोता है, राम ये करता है, राम वो करता है, राम फलाना ये वो। तो क्या है, राम शब्द बार बार यूज करने से हमें इरिटेशन होने लग जाता है। अगर हम ऐसा कह दें कि राम बाजार से आता है, वो खाना खाता है, फिर वो सो जाता है, तो ये अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, इसीलिए हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो भाषा पर क्या प्रभाव पड़ता है, भाषा की सुंदरता समाप्त हो जाती है। इसका आंसर हम ऐसे लिखें। इस वीडियो में हमने हिंदी के चैप्टर 5 व्याकरण परिवार के एक्सरसाइज क्वेश्चंस को, प्रश्नोत्तर को हल किया। कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस रह गए हैं, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में अपने कवर करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।